देखिए कल हम पढ़ रहे थे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर पढ़े थे, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, ये सॉल्यूशन चल रहा है विलियन। ठीक है, तो विलियन के अंदर हम पढ़ रहे थे कि संतृप्त विलियन क्या होता है, संतृप्त विलियन में क्या होता है, अतिसंतृप्त विलियन क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने क्योंकि टाइम भी बचाना है, इसलिए डेफिनेशन मैंने पहले से लिख ली है, परिभाषाएं जो है इसकी पहले से लिख ली है ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो हमारा। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने, खाली मैं लिखने में ही रह गया। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाती है, तो इसलिए मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें आपका। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, संतृप्त विलियन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह विलियन जिसमें नियत ताप पर नियत मात्रा के विलायक में और भी विलय ना किया जा सके। ठीक है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब भैया देखो संतृप्त विलयन के लिए, ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि मैंने कल आपको बताया था कि भैया जब पंडित जी का पेट भर जाए, पूरा खाना पीना खा के वो कहे कि हाँ भैया तृप्त हो गए जजमान, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त। मतलब इच्छा पूर्ति हो जाना, तो इच्छा पूर्ति। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चीज और घुलेगी। और दूसरा क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की जो मात्रा है वो भी नियत रहनी चाहिए। अब भैया पानी बढ़ाएंगे तो उसमें और चीनी घुलेगी घुलेगी, पानी का अमाउंट अगर आप बढ़ाएंगे तो और चीनी घुलेगी ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम भी फिक्स रखना है और टेम्परेचर भी फिक्स रखना है। मतलब मैंने ये शॉर्ट में बना दिया है कि टी और वी जब होना चाहिए कांस्टेंट, टी और वी क्या हो जाए, नियत। तो अगर और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संतृप्त विलयन। भैया नियत ताप पर नियत मात्रा के विलायक में और अधिक विलय ना घोला जा सके, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड में। बस थोड़ा सा ही चेंज करना है, असंतृप्त जो संतृप्त नहीं है, जिसमें और अधिक घुल सकता है, कब, टेम्परेचर और वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और हम कह रहे हैं कि और अधिक विलय घोला जा सके, ठीक है, दैट solution in which at constant temperature and volume more solute can be dissolved called unsaturated solution। वह विलयन जिसमें नियत ताप और नियत आयतन पर और अधिक विलय घुल जाए, उसकी इच्छा भरी नहीं, पेट पूरा भरा ही नहीं है तो खाना तो खाएगा ही खाएगा। तो अगर पेट भरा नहीं है तो खाना खाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कि अगर उसको क्या है, हम टेम्परेचर और वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और अगर उसमें और अधिक सॉल्यूट घुल रहा है, वो और अधिक खाना खा रहा है, तो इसका मतलब वो संतृप्त सैचुरेट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर टी वी कांस्टेंट है और अधिक नहीं घुल रहा है, मतलब सैचुरेट हो गया। टी वी कांस्टेंट है, ठीक है, और घुल रहा है, तो इसका मतलब अभी संतृप्त सैचुरेट नहीं हुआ है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, सुपर सैचुरेटेड। ये टी हम बार बार कांस्टेंट क्यों करें, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, सुपर सैचुरेट। ये सैचुरेट तो हो गया, सैचुरेट होने के मतलब अब उसमें नहीं घुल रहा था। ठीक है, तो जो सैचुरेट सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर क्या होता है कि और अधिक सॉल्यूट घुलने लग जाता है। मतलब अगर सैचुरेट सॉल्यूशन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो उसमें और अधिक, जबकि आपको पता है सैचुरेट का मतलब उसकी इच्छा पूर्ति हुई, मतलब पंडित जी ने खाना पीना खा लिया, पेट वेट भर गया। अब तुमने कहा यार कि रसमलाई है या कोई अच्छा सा चीज और ले आए, कि पंडित जी थोड़ी सी और खा लेंगे, तो यार अगर कोई चीज कॉस्टली है, अच्छी है, तो आप यार थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, चलो खा लो यार। तो वैसे यहाँ पर भी है, संतृप्त तो हो गया था, लेकिन अब अगर आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लालच दे दिया उसको, तो टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, थोड़ा सा और अधिक घुल जाएगा। तो वही चीज है कि अगर आप क्या करें, संतृप्त विलयन जिसकी इच्छा पूर्ति हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा आपने ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ा दिया तो और अधिक विलय घुलने लगता है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इफ क्या होगा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर किस पे से घोलना है, संतृप्त विलयन में घोलना है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो अमाउंट भी क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे चीनी की चाशनी होती है, तो आप कैसे बनती है चीनी की चाशनी, आप देखो, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, घुल जाएगी। ठीक है, अभी वो असंतृप्त है। आपने 2 चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच चीनी डाली, अब आप देखते हैं एक ऐसी स्टेज आती है कि चीनी नीचे बैठने लगती है, घुलती नहीं है, पानी बहुत मीठा हो गया, घुल ही नहीं रही। ठीक है, ये क्या हो गया, ये संतृप्त विलयन हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, उस पानी को गर्म करना शुरू किया और उसमें और चीनी मिलानी शुरू करी, तो आप देख रहे हैं चीनी घुलती जा रही, घुलती जा रही। वो कहते हैं ना, वो बार बार आप देखिए कुकिंग चैनल में आता है ना, एक तार वाली चाशनी बनाओ, उसमें ये डालो, वो डालो, जलेबी डालो, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही है कि आपने क्या किया, उसमें और अधिक चीनी घोली घोली, घुलती चलेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ।
ठीक है, तो वो कैसे सॉल्यूशन हो गया? शुगर सिरप है, चीनी की चाश नहीं, वो है अति संतृप्त नींबू। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी आपकी है किसके बेस पे? कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना घोल रहे हैं उसके बेस पे संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की कैटेगरी इसके अंदर है। फिर दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। इस टाइप का सॉल्यूशन क्या है? कणों के आकार के आधार पर, ठीक है, पार्टिकल साइज के बेस पर आपके सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ये आप 9th में छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वास्तविक सॉल्यूशन, और सस्पेंशन छोटी क्लास में बहुत आता है, सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। अब ये हिंदी वालों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहिए। इंग्लिश वाला तो ठीक है कि इंग्लिश में पढ़ेगा। देखो होता क्या है ना, आप देखो फॉरेन कंट्री जो है उसमें क्या होता है कि बहुत से जो ये सब्जेक्ट है ये उनकी खुद की भाषा में होता है। क्यों? ताकि उनको समझना आसान हो सके। हमारे देश की एक विडंबना कह सकते हैं आप, या कमी कह सकते हैं किस तरीके की, कि हम भैया दूसरी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो आधा तो हम क्या करते हैं, तो समझने में रह जाते हैं, ट्रांसलेट ही करते रह जाते हैं। वी आर गुड ट्रांसलेटर, ठीक है, हम एक अच्छे ट्रांसलेटर बन जाते हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? ताकि हमारे बच्चे जो है ना, वो आधे से ज्यादा लैंग्वेज ही समझने में रह जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस ही ना कर सके। ठीक है, तो अदर कंट्री में जबकि क्या होता है, उनकी खुद की लैंग्वेज, जो बचपन से उनकी भाषा है भैया, जो उनकी मदर लैंग्वेज है, उसमें सब्जेक्ट्स है, तो वो बच्चा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है, ना कि लैंग्वेज पे। ठीक है, हमारे वहां क्या है, हमें लैंग्वेज भी सीखनी है, दोनों लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ करना है तो सभी जगह कंपटीशन में आपको इंग्लिश चाहिए चाहिए। तो इसलिए दोनों मीडियम में हमें, इंग्लिश वालों को तो ठीक है, हिंदी वालों को दोनों मीडियम में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों में समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अब देखिए, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा वाला क्या है, निलंबन सस्पेंशन। अब वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन जैसे पानी में चीनी मिलाई आपने या पानी में नमक मिलाया, तो आप देखते हैं कि पानी में चीनी और नमक पूरी तरीके से घुल जाते हैं होमोजेनियसली, इसको होमोजेनियस भी कहते हैं। होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन एक ही होता है। तो ये क्या बन गया, होमोजेनियस या ट्रू सॉल्यूशन बन गया। और ये वाला जिसमें पार्टिकल का साइज बड़ा हो, जैसे पानी में अगर रेत मिला दी तो उसके पार्टिकल का साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं यहाँ पर। और अगर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, देखो दो कैटेगरी है, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा, तो बीच के कहां गए? अब 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं, हमको दिखते भी नहीं है। जैसे पानी में नमक डाल दो तो पानी में नमक हमको दिखता भी नहीं है, और आर पार भी चले जाएगा फिल्टर पेपर से, क्योंकि 1 नैनोमीटर से छोटा है। और यहाँ देखो, यहाँ 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, रेत के पार्टिकल जो होते हैं वो दिखते हैं, छन भी जाते हैं, छन्नी लगाओगे छन जाएंगे, बड़े पार्टिकल है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सस्पेंशन, जैसे पानी में रेत। अब इन दोनों के जो बीच की अवस्था होती है, इंटरमीडिएट स्टेट है बीच की, उस स्टेज को बोलते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। मतलब जब पार्टिकल का साइज 1 से छोटा वाला तो हो गया ट्रू, 1000 से बड़ा हो गया निलंबन सस्पेंशन, और 1 से 1000 के बीच के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलाइड्स। उसमें फिर बाद में आएगा तो लियोफोबिक कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड, द्रव स्नेही, द्रवरोधी, उसमें भी यहाँ पर फिर दो कैटेगरी, एक के पास वाले, 1000 के पास वाले, है ना। वो चीजों पे हम बाद में जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है कोलाइड, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो बताऊँ यार कोलाइड क्या होता है। तो इन दोनों की जो बीच की स्टेज है उसे कहते हैं कोलाइड। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, दूध आ गया, मिल्क आ गया। अब इसके पार्टिकल ना इतने छोटे हैं कि दिखाई ना दे, और ना इतने बड़े हैं कि नीचे बैठ जाए। ठीक है, इसीलिए आपने देखो दूध जो है कभी बैठता नहीं। कभी ऐसा हुआ कि गिलास में दूध रखा हुआ, अगले दिन सुबह देखा तो पानी पानी ऊपर और नीचे नीचे दूध, गाढ़ा गाढ़ा, ना ऐसा होता ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होता है? जब औरों में पार्टिकल नीचे बैठ जा रहे हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं हो रहा है? इसमें उसके लिए एक रीजन और रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, देखो दूध के जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, वो सेम चार्ज के पार्टिकल होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अब माना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है ना। ये दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक दूसरे को बैठने देंगे, जो सेम चार्ज के पार्टिकल है ना। जब हम देखते हैं हमारा दोस्त, अगर कोई मैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम देखते हैं हमारा दोस्त जीत रहा है तो हम दोस्त यार कुछ टांग खींच देते हैं, करते होंगे ऐसे, है ना। अपने साथ वाला अगर आगे बढ़ा तो उसकी टांग पहले खींच। तो यहाँ पर वो ये सेम चार्ज पार्टिकल वो उसको करेंगे, रिपेल करेंगे, उसे बैठने नहीं देते, तो बैठेगा नहीं, चार्ज पार्टिकल रिपेल करेगा तो बैठेगा ही नहीं। ठीक है नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, कोलाइड्स होते हैं। इसीलिए तो जब दूध दूध में कोई नमक वमक या नींबू ऐसी कोई चीज पड़ जाती है, अपोजिट कोलाइड पड़ जाता है, तो वो चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, मतलब दूध फट जाता है ना। हम देखा दूध फट गया, नींबू पड़ गया या कुछ नमक पड़ गया, क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो सेम चार्ज पार्टिकल थे उसमें क्या हुआ, दूसरे टाइप का नेगेटिव पार्टिकल जोड़ने से वो न्यूट्रलाइज हो गया और नीचे बैठ गया।
प्रेसिपिटेट बन गया, सेटल डाउन हो गया, ठीक है, इसमें दूध पड़ी। तो ये तीसरी जो अवस्था है, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो 1000 से छोटे वाले हो गया ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, ठीक है, 1000 से बड़े हो गया सस्पेंशन, निलंबन, और दोनों के बीच की जो स्टेज है उसे कहते हैं कोलाइड्स, जिसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के पार्टिकल्स आते हैं कोलाइड्स में। और कोलाइड फिर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के और भी टाइप्स होते हैं वैसे, तो ये जो बेस है ऑस्मोसिस के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप है। हालांकि मैं इसको अभी आपको पीछे टॉपिक में पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ऑस्मोसिस के बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं। तो ऑस्मोसिस के बेस पर आपके प्रासरण जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रासरण क्या होता है, आपने देखा होगा तो किसमें स्कूल जाता है ना, अर्धपारगम में झिल्ली, एसपीएम के आर पार क्या होता है, फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अभी मेरे डिटेल में पढ़ना है, ये टॉपिक हमारा पूरा डिटेल में है, तो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कि अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, 2 सॉल्यूशन लिए गए हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम हो, तो क्या होगा, ये दोनों ना इधर को बहेंगे ना उधर को बहेगा, ठीक है। जिसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, प्रासरण दाब समान हो, तो कहीं को भी फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सिमिलर, दोनों सॉल्यूशन सिमिलर है तो ये कहीं को नहीं जाएगा। वो कहेगा तेरे पास भी 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए है, बराबर हो गए, तो कहीं को कुछ नहीं, फ्लो लो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अति परासारी, मान लीजिए कि आपके पास है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, आपके दोस्त के पास है 10 रुपए, तो क्या होगा, 10 रुपए वाला बहुत चाहेगा कि वो करोड़पति बन जाए, उसकी इच्छा बहुत ज्यादा है, तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा, कोशिश करेगा, हो जाऊं मैं भी अमीर हो जाऊं। तो ये कैसा है, अति परासारी, हाइपर, हाइपर मतलब एग्रेशन, गुस्सा। हम कहते हैं ना, बड़ा हाइपर हो रहा है यार, बड़ा गुस्से में आ रहा है, तो वो किस लिए, अगर आपका 2 सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस, कंसंट्रेशन का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि फ्लो बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों के बीच का ध्यान रखना, अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है। दोनों ज्यादा हो गए नहीं, अरे ये भी 10 करोड़पति है, इसके पास भी 1 करोड़ है, इसके पास भी 2 करोड़ है, वो नहीं, एक बहुत करोड़पति एक बहुत गरीब, तब फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहोगे, अति परासारी विलयन। अल्परासारी विलयन क्या होगा, अल्परासारी विलयन है कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसके पास अगर इसके 50 नंबर आए हैं और इसके 49 है, तो थोड़ा सा ही अंतर है, कोई बात नहीं यार, मेरे 50 है उसके 50 है, बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, उसका फ्लो उतना तेज नहीं होगा, वो हल्की, इच्छा बहुत ज्यादा नहीं, उसने कहा हाँ ठीक है अपने जैसा ही है, तो यहाँ पर फ्लो क्या हो गया, हल्का हो गया। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे आप, अल्पपरासारी विलयन। हाइपर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपर है, हाइपर मतलब ज्यादा, ये क्या है, आइसो, आइसो का मतलब सिमिलर, दोनों का प्राशन दाब समान हो, ठीक है, सेम प्राशन दाब है, लेकिन इनमें देखो ये ऑस्मोसिस वाला टाइप जो है, इसमें 2-2 विलयन चाहिए, तो अगर दोनों विलयन का प्राशन दाब समान है तो समपरासारी, दोनों विलयन के प्राशन दाब में बहुत ज्यादा अंतर है, अतिपरासारी, और दोनों विलयन के प्राशन दाब में कम अंतर है तो अल्पपरासारी, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़े कि ये सॉल्यूशन किस किस टाइप के हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक विलेय था, सॉल्युबिलिटी जिसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह, वो सब हमने इसमें चैप्टर में पढ़ना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अगर आपको इन टॉपिक्स में कहीं कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि ये सर क्या है, यहाँ पर क्या सब चीज समझ में नहीं आई है, तो जो आप समझ में नहीं आया ना, आप उसमें पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आप उसमें पूछिए, ठीक है। और तो मैं सिंपली चाहता हूँ कि यार जो बच्चे हैं बहुत इधर-उधर भी हैं, बहुत सारे जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो लोग इसमें से देख के पढ़ें, ठीक है नहीं? उनके लिए भी चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक्स डाल रहा हूँ, ओके? थैंक यू स्टूडेंट्स।